हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ रहे थे जिसकी हमने 2 क्लासेस पढ़ ली हैं, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का बेसिक सीखा था, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला हमने समझा था। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी एडवांस होने वाली है। आज हम अपने टॉपिक को खत्म करेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेशन आप कंप्लीट देखें। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ये आज का सेशन आप कंप्लीट देखते हो तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने एडवांस मैथ शुरू कर रखा है फॉर एचटेट टीजीटी मैथ और पीआरटी स्क्रीनिंग। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं 2 से 3 टॉपिक करा चुका हूं, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एडवांस मैथ फॉर एचटेट, उसको आप जाकर विजिट करें, वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। सबसे पहले मैं जो आज क्वेश्चन करा रहा हूं ना, वो त्रिभुज के क्वेश्चन करा रहा हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। देखिए, एक हमने मेंसुरेशन में त्रिभुज के बारे में समझा था और मैंने पूरी डिटेल से त्रिभुज पे क्लास ली थी। तो वो अगर क्लास आपने ले रखी है तो आपको पता है कि त्रिभुज को अगर इसकी साइड्स दे दी जाए तो उसके आधार पर इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। लेकिन अगर इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों तो हमने इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, उसके लिए एक फार्मूला है। सबसे पहले त्रिभुज के आपके 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 बिंदु होते हैं, तो उन तीनों बिंदुओं के कुछ ना कुछ वर्टेक्स रहेंगे, जैसे ए बी सी। तो जो इसके वर्टेक्स है ना, उनको मैंने मान लिया x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसका फार्मूला आप एक तरीके से समझेंगे, ये होता है 1/2, मोड के अंदर होता है ये। अब सबसे पहले आप क्या करो, आप लिख दो x1 x2 और x3। ये फार्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले हमने लिखा x1 x2 x3, उसके बाद काउंटिंग आपको आती है, इसमें 1 2 3 तक काउंटिंग है, बस वो आपको पता होना चाहिए। 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आता है 2, तो हम लिखेंगे y2 माइनस y3। 2 के बाद आता है 3, फिर यहां लगाया प्लस। ये बात आपको समझ आई। पहले लिखा x1 x2 x3, 1 के बाद आता है 2 और 3। अब फिर लिखा हुआ है आगे x2, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आएगा 3, तो हम लिखेंगे y3, और 3 के बाद तो कुछ नहीं है तो वापिस y1, फिर प्लस, आगे है 3 के बाद यहां क्या आएगा, हमारी काउंटिंग 3 तक ही है, तो यहां आएगा दोबारा y1 माइनस y2। बस ये मैंने एक तरीका बताया है इस फार्मूले को याद करने का, आपको वो बात समझ में आ गई होगी। अब ये फार्मूला हम ऐसे यूज करेंगे, जब भी आपको त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे और हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। अब द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स इज ए बी एंड सी। आपकी एक ट्राइंगल है, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी और सी, आपने इसका एरिया निकालना है। देखिए, अब मैंने पहले ही आपको फिगर बना के बता दिया था कि 3 वर्टेक्स होते हैं और उनके कोऑर्डिनेट होते हैं। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्टली, ये है पहला आपका वर्टेक्स, ये है दूसरा और ये है तीसरा। जो पहला वर्टेक्स है ना, उसके कोऑर्डिनेट है 0 और 8, जो दूसरा है उसके हैं 0 और 0, और जो तीसरा है उसके हैं 5 और 0। आपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला समझाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, 1/2 मोड के अंदर। देखिए, ये है आपका x1, ये है आपका x2, ये है आपका x3, ये है आपका y1, ये है आपका y2 और ये है आपका y3। अब मुझे पता है, पहले मैं क्या करूंगा, यहां गुणा में x1 x2 और x3 लिखते हैं। एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूं, आप कंफ्यूज न हो जाए। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, ये आपका फार्मूला है। अब सबसे पहले मैं x1 देखता हूं, मेरा क्या है, मेरा x1 है 0। अब जब मैं यहां 0 रख रहा हूं तो अंदर मैं कुछ भी रखूं, 0 जिसके साथ भी गुणा होगी आंसर हमारा 0 ही देगी, तो मुझे आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा x यहां से 0 आ गया है तो मैं ये मान के चलूंगा यहां से यहां तक की ये टर्म जो है वो 0 हो गई है।
अब x2 की वैल्यू देखूंगा मैं, x2 की वैल्यू भी 0 है। इट मींस अंदर कुछ भी हो मैंने हल करने की जरूरत नहीं है, यहां से यहां तक की टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 0 आ जाएगी। फिर प्लस में x3, x3 है मेरा 5। अब ये 5 आया है, अगर ये 5 आ गया है ना, अब मुझे अंदर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसमें लिखना है y1 माइनस y2, y1 है मेरा 8 और y2 है 0। बस इसको हल करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 1/2। ये हो गया, अंदर 8 ही बच गया है, 8 में से 0 जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 पंजे 40, तो अंदर 40 आ गया है, 2 से इसको काटा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है 20 यूनिट। और ये था आपका पहला क्वेश्चन। कुछ नहीं है, फार्मूला याद करने का तरीका बता दिया है आपको, इस फार्मूले को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको इस त्रिभुज का जो केंद्रक होता है ना, सेंट्रोइड होता है, उसके निर्देशांक निकालने हैं। What are the coordinates of the centroid of a triangle whose vertex are A, B and C? देखिए एक त्रिभुज बनाता हूं एक बार आपको समझाने के लिए। ये एक त्रिभुज है, इसका सेंट्रोइड होता है केंद्रक। आपने इसके वर्टेक्स इसके वर्टेक्स के सॉरी आपने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसके x और y निकालने हैं। बस आप एक बात ध्यान रखें, अगर किसी भी त्रिभुज के आपको सेंट्रोइड के अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हो, x और y निकालने हो, तो x निकलता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 और y निकलता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ये एक त्रिभुज है, इसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, जो है हमारे x1 x2 x3 y1 y2 y3। इनको डायरेक्टली रखेंगे और आपके सेंट्रोइड के दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। पहले मैं निकाल रहा हूं x, अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है, चलो मैं लिख देता हूं एक बार। a जो है ना वो है आपका 2 और 5, b जो है आपका वो है -4 और 0 और c जो है आपका वो है 5 और 4। ये त्रिभुज के 3 वर्टेक्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सेंट्रोइड के निकालने के मैंने फार्मूला लिख दिया आपके सामने। पहले x निकलेगा, तीनों x को जोड़ दो, 3 से भाग कर दो, तो 2 जमा -4 जमा 5, तो 5 और 2 7, 7 में से 4 गए 3, तो ये आ गया 3/3 यानी कि 1। x की वैल्यू है आपकी 1। अब y निकालना है तो तीनों y जोड़ लेंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 और 4 9, ये आ गया आपका 9/3, तो 3 से इसको काटा, ये आ गया है 3। तो आपका x तो आ गया है 1 और y आ गया है 3। ये आपके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ गए हैं और ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे हमने त्रिभुज के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक हमने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं और एक का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके स्लोप से रिलेटेड आते हैं। स्लोप का थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता चुका हूं, जब आप यहाँ स्लोप समझ लेंगे ना तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप किसी एक स्ट्रेट लाइन का झुकाव होता है एक्स एक्सिस की तरफ। देखिए ये आपका है एक्स एक्सिस, यहां पर अगर मैं कोई एक लाइन बनाता हूं ना, ये लाइन इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बनाएगी थीटा, इसको थीटा से डिनोट कर लीजिए। इस एंगल को ही हम इस लाइन का स्लोप कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? स्लोप कुछ नहीं है, स्लोप है एक स्ट्रेट लाइन एक एक्स एक्सिस के साथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बना रही है, उसी को हम स्लोप कहते हैं, इस लाइन का झुकाव कहते हैं। इसको हिंदी में तो हम बोलते हैं ढलान या फिर प्रवणता, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आपको ये एंगल ही दे रखा होगा डायरेक्टली, अगर ये एंगल दे रखा होगा ना तो हो जाएगा आपका tan थीटा और बराबर m से हम स्लोप को डिनोट करते हैं। अगर ये एंगल दे रखा है तो हम डायरेक्टली स्लोप बता देंगे। दूसरा, यहां पर tan थीटा के आपको मान याद करने पड़ेंगे 3, एक 30, एक आपका 45 और एक आपका 60। tan 30 का मान होता है 1/√3, 45 का ऊपर वाला और 60 का नीचे वाला। बस ये याद करने का तरीका है। tan 30 का मान याद रखेंगे 1/√3, 45 का मान 1 और 60 का मान √3। अब
अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन में बताया गया है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालो मेकिंग इनक्लाइनेशन, इनक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव, ऑफ 30 डिग्री, इसका झुकाव है 30 डिग्री का मतलब एंगल बता दिया आपको, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन है यहाँ पर ये, एंटी क्लॉक जो डायरेक्शन होती है आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है यहाँ पर, ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ। तो आपने स्लोप निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, टेन थीटा बराबर एम होता है और थीटा की वैल्यू आ गई 30, तो ये हो गया आपका टेन 30 बराबर एम। और 30 डिग्री का मान कितना है, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये आ गया आपका m और ये स्लोप आ गया है आपका इतना। एक तो तरीका होता है स्लोप निकालने का ये। दूसरा, आपको एंगल ना देकर एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, बस कहने का मतलब a और b दो पॉइंट है इस लाइन के, ये है x1, ये है y1, ये है आपका x2 और ये है y2, एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं बस आपको, और पूछा है कि इस लाइन का स्लोप बताओ क्या होगा। तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो आपका स्लोप निकलेगा y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। बस ये आप याद कर लें। एंगल दे रखा होगा तो टेन थीटा बराबर m है। अगर एंगल की बजाय इस लाइन सेगमेंट के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करेंगे और इसका स्लोप निकल जाएगा। तीसरा तरीका, कोई स्ट्रेट लाइन की ना तो आपको एंगल दे रखा और ना ही कोऑर्डिनेट, लेकिन इक्वेशन दे रखी है। स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस में c बराबर 0, ये आपको पता होगा। अब यहां पर c क्या है, c है आपका कांस्टेंट, जो ये आपका स्लोप है ना ये सिर्फ x और y के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इस इक्वेशन से अगर आपका स्लोप निकालना है ना तो इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने पहले by तो इधर रखा, ये बराबर से उधर भेज दिए, तो माइनस का ax और माइनस का c, ये ax उधर जाके माइनस का हो गया, ये c उधर जाके माइनस का हो गया, b से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो y बराबर आ गया है आपका माइनस का a बटा बी एक्स और माइनस का c बटा b। मैंने यहां से इस इक्वेशन में से b y की वैल्यू निकाल दी। y की वैल्यू निकालने के बाद जो x का कोफिशिएंट होगा ना वही आपका स्लोप होगा। अब यहां पर स्लोप है आपका माइनस का a बटा b। अब a क्या था, a था आपका x का कोफिशिएंट, b क्या था y का कोफिशिएंट। अगर कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है ना और आपने उसका स्लोप निकालना है और इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है उसकी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे स्लोप बराबर होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में वाई का कोफिशिएंट। बस मैं सिर्फ आपको स्लोप निकालना बता रहा था, ये सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको स्लोप समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको स्लोप निकालने का दूसरा तरीका क्या बताया था, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, ये मैंने वही क्वेश्चन ले लिया है। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2, 7 एंड 8, 1। आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपने स्लोप निकालना है। एक लाइन है, ये है इसका पॉइंट ए, ये है बी, ए तो है आपका 2 और 7, बी है आपका 8 और 1, इसका आपने स्लोप निकालना है यानी कि एम निकालना है। अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। अब y2 कितना है 1, 1 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, x2 में से x1 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, इसको इससे काटा तो आपका स्लोप आ गया है माइनस का 1। समझ आया, बस वो बेसिक समझ आ गया होगा तो आपको क्वेश्चन ये समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है, अब की बार लाइन की इक्वेशन दे रखी है, व्हाट इज द इंक्लाइनेशन यानी कि झुकाव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि एंगल की बात चल रही है। व्हाट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, लाइन है आपकी x माइनस वाई प्लस में √3 इक्वल टू 0। इसका, इस लाइन का, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितनी झुकी हुई है, यानी कि आपने एंगल निकालना है। एंगल कब निकलेगा, जब हम निकाल लेंगे स्लोप। और स्लोप कब निकलेगा, एक स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन दे रखी है उसका स्लोप कैसे निकाल लेंगे हम, इसका स्लोप निकलेगा माइनस में x का कोफिशिएंट डिवाइड में y का कोफिशिएंट। ये बताया था मैंने अभी। ये एक्चुअल में इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में ax
प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0। ये आपकी जो एक स्ट्रेट लाइन है ना उसकी इक्वेशन है। अब x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं क्या मानूंगा, 1 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू है आपकी 1। अब यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं मानूंगा 1, लेकिन यहां प्लस होता है, अगर माइनस लगा हुआ है ना तो मैं मानूंगा माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से जो आपका स्लोप आ गया है ना m, वो 1 आ गया है। लेकिन मैंने स्लोप नहीं निकालना था, मैंने निकालना था झुकाव, एंगल निकालना था। अभी मैंने आपको याद कराए थे टेन थीटा के 3 मान, 30 के, 45 के और 60 के। 30 का मान होता है 10 का 1/√3, 45 का 1 और 60 का √3। अब ये बताइए एक मान कितने डिग्री का होता है, ये 10 45 का होता है, तो m बराबर लिख सकते हैं हम 10 45। तो इस तरीके से जो आपका झुकाव है ना वो 45 डिग्री का है। स्लोप अब तक आपको समझ आ गया होगा, 3 तरीके से स्लोप निकाला जाता है, तीनों मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम स्लोप के, तभी हमें बाकी चीजें समझ आएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that the inclination of the line joining the points x minus 3 and 2 5 is 135। क्या क्या दे रखे हैं आपको, पहले देखिए एक्स एक्सिस के साथ इस स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन गलत बना दिया भाई मैंने, इस स्ट्रेट लाइन का ये झुकाव बता रखा है 135 डिग्री का। ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ इस लाइन का इंक्लाइनेशन झुकाव बता रखा है 135 डिग्री का, पहले मैंने वो लिखा। साथ में इस लाइन के कोऑर्डिनेट भी बता रखे हैं आपको, ये तो है x और -3 और ये है आपका 2 और 5। आपसे x की वैल्यू पूछी है, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकाल लो, सो दैट द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इज 135। एक लाइन है जिसका झुकाव x एक्सिस की तरफ है 135 डिग्री, और इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब आप थोड़ा सा सोचो x की वैल्यू कैसे निकलेगी। x की वैल्यू ऐसे निकलेगी, एक तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मैं यहां से स्लोप निकाल लेता हूं, दूसरा एक एंगल दे रखा है वहां से स्लोप निकाल लेता हूं, और दोनों को बराबर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि स्लोप तो एक ही लाइन का है ना, मैंने दो तरीके से निकाल लिया, एक एंगल के तरीके से, एक कोऑर्डिनेट के तरीके से, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले मैं एंगल के तरीके से निकाल रहा हूं। आपका tan थीटा बराबर होता है स्लोप, थीटा की वैल्यू है 135। अब मैंने तो आपको 135 का मान नहीं बताया था, आपको मान याद होते हैं 90 तक की, तो आपने इसको 90 के रूप में तोड़ना है। ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आ जाता है बीच में कहीं ना कहीं। तो ये हो गया आपका 10, मैंने इसको लिख लिया 90 + 45 बराबर है m। हम लिख सकते हैं 135 को 90 + 45, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो एक आपको एक चीज पता होगी, अगर कोई भी एंगल 90 में जोड़ा जाता है ना, तो उसके इस 90 को अगर आपने हटाना है ना तो इसके सामने को लग जाएगा। अब ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल आप थोड़ा सा समझ लें। अगर इस 90 को हटाना है ना तो इसके साथ को लग जाएगा। अगर मैं इसके साथ को लगा दूंगा ना तो ये बन जाएगा आपका कोट। अब ये 90 हट गया है और साथ में लिख दिया मैंने 45। क्या ये बात आपको समझाई? मुझे ये एंगल 90 से नीचे लेके आना था, तो मैंने इसको लिख दिया 90 + 45। इस 90 को हटाना है तो इसके साथ को लगेगा और ये बन गया कोट 45। अब ये कोट 45 माइनस का होगा। माइनस का क्यों होगा? एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 90 से आगे जाते ही जो आपका क्वाड्रेंट आता है ना उसमें tan और कोट माइनस के होते हैं, इसलिए माइनस का आ गया। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आ गया है आपका m और tan 45 का मान होता है 1। तो इस तरीके से यहां पर m की वैल्यू -1 आ गई। ये जो सारी चीज बताई है ना मैंने, इसको भूल कर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर एंगल आपको 135 दे रखा है ना तो उसका स्लोप -1 होता है। ये बात आप याद कर लें। कैसे आया है वो मैंने बता दिया। इस लाइन का स्लोप जो है ना वो एंगल के थ्रू -1 आ गया है। अब मैं दूसरा स्लोप निकालता हूं आपका कोऑर्डिनेट के थ्रू, वो कैसे निकलेगा? y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, ये बताया था मैंने अभी। तो 5 में से 3 चला गया, 8 हो गया। अब ये 8 कैसे हुआ? 5 में से -3 घटाएंगे तो +3 हो जाएगा,
और 2 माइनस एक्स, ये आ गया है आपका, ये स्लोप निकल के आ गया है। m की वैल्यू ऑलरेडी आ गई मेरी -1। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने यहां से इसको हल किया और m की वैल्यू पुट कर दी -1, ये इधर आ गया, तो माइनस का 2 प्लस का x बराबर आ गया 8, ये तो उधर चला गया और जुड़ गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10, और आपका आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 एंड b एंड 2 माइनस 9 इज 3। एक लाइन का स्लोप दे रखा है, एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, a और b। a तो है आपका 4 और b है आपका 2 और -9। इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट a एंड b इज 3, स्लोप की वैल्यू दे रखी है आपको 3, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, आपने b की वैल्यू निकालनी है। ये एक लाइन है, इसके 2 पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, साथ में आपको स्लोप भी दे रखा है, बस आपने इसमें b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू कैसे निकलेगी? हम इस लाइन का कोऑर्डिनेट के थ्रू स्लोप निकाल लेंगे और 3 के बराबर कर देंगे। स्लोप कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 बराबर है 3। ये हो गया माइनस का 9 माइनस का b बराबर है, यहां से आएगा माइनस का 2, 4 में से 2 घटेंगे तो माइनस का 2 आएगा, वो उधर जाके गुणा होगा, ये होगा माइनस का 6। b उधर चला गया प्लस का हो गया, ये इधर आया प्लस का हो गया, तो b की वैल्यू आपकी -3 आ गई है। तो ये आ गया आपका आंसर तीसरा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, स्लोप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने सारे ले लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है और एक और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, हैज नो सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x के। आपकी 2 लाइन है, उनकी इक्वेशन दे रखी है और ये बता रखा है कि इन लाइन का नो सॉल्यूशन है, तो आपने k की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर आपने छोटी सी 2 चीजें सीखनी पड़ेंगी। देखिए, पहले हम अब तक एक लाइन की बात कर रहे थे, उस एक लाइन का स्लोप निकाल रहे थे 3 तरीके से, अब आपकी 2 लाइनें आ गई हैं। देखिए, पहला केस हो सकता है कि ये 2 लाइन आपकी पैरेलल लाइन है। पैरेलल आप समझते हो, जिनके बीच का डिफरेंस अनंत तक बराबर रहे, वो आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर 2 लाइन आपकी पैरेलल्स हैं तो क्या कंडीशन होती है हमारी? आपकी ये पहली लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या रहेगी? इसकी इक्वेशन रहेगी a1x प्लस b1y प्लस में c1 बराबर 0। मैंने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अभी आपको बताई थी, इसमें 1 1 1 क्यों लिखे मैंने? क्योंकि मुझे इस लाइन की भी इक्वेशन लिखनी है। इसकी मैंने लिख दी a2x b2y और c2 0। ये 2 लाइनें हैं, दोनों स्ट्रेट हैं, इनकी मैंने इक्वेशन लिख दी है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना, तो आपकी एक कंडीशन होगी, एक तो हम इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो आपका आंसर रहेगा नो सॉल्यूशन। और वो नो सॉल्यूशन क्या है? नो सॉल्यूशन का मतलब ये है, यहां से आप इन दोनों लाइनों के एक्स वाई नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये है नो सॉल्यूशन का। दूसरा, मैंने आपके एक्स वाई के कोफिशिएंट लिख के इनकी इक्वेशन लिख दी है। एक चीज और भी होगी साथ में, a1 डिवाइड में a2 इक्वल टू b1 डिवाइड में b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। जब 2 लाइन पैरेलल होंगी, 2 चीजें, एक तो नो सॉल्यूशन, दूसरा a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल्स टू b1 डिवाइड बाई b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइड बाई c2 रहेगा। कहने का मतलब यहां पर जो x का कोफिशिएंट है ना, वो इस नीचे वाले के साथ, और जो y का कोफिशिएंट है वो नीचे वाले के साथ रेशियो में बराबर होंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। ये 2 स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन दे रखी है और साथ में बता दिया हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन से मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये दोनों लाइनें जो है ना आपकी पैरेलल है। अब आपसे पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। अब इनको अगर मैं यहां लिखता हूं एक बार, 2x माइनस के वाई प्लस में 7 इक्वल्स टू 0, दूसरी 6x माइनस में 12y प्लस में 15
इक्वल्स टू 0। अब इनको देख के आपको समझ में आ गया होगा, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 और ये C2 है। अगर ये दो लाइनें पैरेलल है ना तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। इट मींस 2/6 बराबर होगा -के की। कहने का मतलब A1/A2 और B1/B2 बराबर होगा। ये मैंने रख दिया, बस वैल्यू निकालते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये दो इधर आके गुणा हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो के की वैल्यू आ गई आपकी 4। ये आपका आंसर है अगर लाइनें पैरेलल हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स, ये दो लाइनें दे रखी हैं, रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन्स। ये दोनों लाइनें पैरेलल्स हैं, आपसे के की वैल्यू पूछी है। अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, हमने कंसेप्ट समझ लिया है। अगर ये दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन है ना तो ये हमेशा ट्रू होगा, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। हम अगले को लिखेंगे ही नहीं। अब इसमें A1 है आपका 2, A2 है 5 इक्वल्स टू B1 है 3 और B2 है K। बस K की वैल्यू निकाली। मैंने इसको इधर ले जाके गुणा कर दिया, ये हो गया आपका 2K। इसको इधर ले जाके गुणा कर दिया, ये हो गया 15। 2 से इसको भाग कर दिया, K की वैल्यू आ गई 7/7.5। पहला क्वेश्चन भी कुछ नहीं था, बस उसकी डिटेल बताई, इसलिए टाइम लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी कि के की वैल्यू निकालनी है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी हैं, विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है संपाती। दो रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं, इसके ऊपर एक और रेखा है, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं संपाती। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तो एक तो वहां पर मैनी सॉल्यूशन होते हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। दूसरा, यहां पर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होगा। ये दो कंडीशन होंगी, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे और ये तीनों इक्वल होंगे। अब यहां तीनों इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं A1 डिवाइड में A2 बराबर B1 डिवाइड में B2। बस इसको हल कीजिए, के की वैल्यू आ गई। इसको उधर जाके गुणा कर दिया, के की वैल्यू आ गई है 6। इसका आंसर आ गया है 6। ये समझ आ गए होंगे आपको। ये लाइन के क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, या तो वो पैरेलल हैं तब भी ये बराबर होंगे, या फिर वो कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर हैं तो भी ये बराबर होंगे। आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y सच दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स a एंड b इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट a c एंड d। अब की बार ये बताया गया है आपको दो पैरेलल लाइंस के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले हमने दो लाइंस की इक्वेशन समझी थी अभी थोड़ी देर पहले, या तो वो लाइनें पैरेलल हैं तो A1/A2 B1/B2 इक्वल होंगे, या वो कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर है तो वो तीनों बराबर होंगे। लेकिन अब की बार उन पैरेलल लाइंस की आपको इक्वेशन नहीं दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। देखिए ये है आपका एक्स एक्सिस, इस तरीके से इसके ऊपर एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और इसके साथ में एक लाइन और भी है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं इस तरीके से। अब इस पहली लाइन के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 5 और y, और इसके नीचे के दे रखे हैं 2 और 3। जो इसके साथ पैरेलल लाइन है इसका दे रखा है 9 और 2, और ये दे रखा है आपको 6 और -5। अब आपने y की वैल्यू निकालनी है। क्या आपको बात समझ आई? दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, पैरेलल लाइन का मतलब क्या है? पैरेलल लाइन का मतलब ये है जो एंगल ये लाइन बना रही है ना एक्स के साथ, वही एंगल ये लाइन बना रही है। कहने का मतलब यहाँ भी एंगल थीटा है और यहाँ भी एंगल थीटा है। तो यहाँ से मुझे समझ आई, अगर दो लाइनें पैरेलल है ना और वो एक्स एक्सिस के साथ कोण भी इक्वल बनाएंगे, उनका स्लोप इक्वल होगा, तो यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। अगर दो लाइनें पैरेलल्स हैं तो कुछ नहीं है, उनके स्लोप बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि वे पैरेलल हैं और एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे,
इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर है, बस दोनों का स्लोप निकाल के बराबर कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। पहले मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं इधर से, मैंने पहले तो लिख दिया एक बार के लिए कि m1 बराबर है m2। m1 इस लाइन का स्लोप है, कैसे निकाल लूं, 5 में से 2 घटा दिए और y में से 3 घटा दिया, उधर 9 में से 6 घटा दिया और 2 में से 5 घटा दिया, दोनों तरफ से स्लोप निकाल दिया। अब इसको हल कीजिए, 5 में से 2 गया 3 बटे में y माइनस 3, ये आ गया 9 में से 6 गए 3 और 5 में से 2 चले गए 3, ये आ गया आपका। तो ये 3 से 3 कट गया, ये आ गया 1, ये आ गया आपका 3 बटे में y माइनस 3 बराबर है 1, ये उधर चला गया तो ये हो गया आपका 3 बराबर है y माइनस 3 और ये इधर आके जुड़ गया तो y की वैल्यू आपकी 6 आ गई है। और ये आपको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं है, दोनों अगर लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर होंगे, दोनों का स्लोप निकाला और y की वैल्यू निकाल दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइन थ्रू द पॉइंट्स A एंड B इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू C एंड D, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दो लाइनें हैं एक दूसरे के ऊपर पैरेलल हैं, तो आप उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज और समझेंगे आप, याद करने के लिए तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, m1 मल्टीपल m2 इक्वल टू -1 जब दो लाइनें पैरेलल हैं, व्हेन टू लाइन आर पैरेलल, ये आप याद रख लें। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप का मल्टीपल -1 होता है, या फिर दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि m1 जो है ना वो बराबर होगा -1/m2 के। ये मैंने कुछ नहीं किया, m2 को उधर भेज दिया। अब ये कैसे आया है, अगर डिटेल आपको बताऊं तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक एंगल है, ये इसको मैं बोल सकता हूं थीटा। ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है, इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर एक 90 डिग्री एंगल पर एक और दूसरी लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी है। अब इसका स्लोप तो होगा थीटा पहली लाइन का, तो और इसका अगले वाली का स्लोप होगा tan 90 प्लस थीटा, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका -1। और इस तरीके से ये आपने डायरेक्ट याद रखना है, ये थोड़ा सा आपको बता दिया है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। तो आपका m1 और m2 दोनों स्लोप का मल्टीपल -1 के बराबर होता है। अब आपको दो लाइन दे रखी है, मैं से बना रहा हूं, अब अलग अलग बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक है आपका -1 और 2, एक कोऑर्डिनेट है 3 और 6, एक है आपका 4 और 8, और एक है आपका x और 12। ये दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मैंने वैसे ही ऐसे बना दी हैं क्योंकि अब मुझे पता चल गया है मैंने क्या करना है। तो मैं क्या करूंगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स पूरे दिए हुए हैं ना उसका स्लोप निकालूंगा। पहले इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास पूरे हैं, इसका स्लोप निकाल रहा हूं मैं, m1 निकाल रहा हूं। तो कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 4, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 1 गया ये भी 4, ये इससे कट गया आपका 1 आ गया, तो m1 आ गया आपका 1। अगर मैं m1 यहां पर 1 रख दूं, अब एक्चुअल में क्या है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है ना तो m1 मल्टीपल m2 बराबर -1 के है, m1 की वैल्यू है 1। अगर मैं यहां पर 1 रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हट जाएगा बस यहां से। तो m2 दूसरी लाइन का स्लोप आ गया है आपका -1। अब मैं इस दूसरी लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं, ये कैसे निकलेगा, m2 निकलेगा y2 माइनस y1, 8 में से 12 में से 8 गए 4 डिवाइड में x माइनस 4, ये आ गया है इस दूसरी लाइन का स्लोप, और इसका स्लोप आ गया था मेरा -1। -1 बराबर आ गया है 4 बटे में x माइनस 4, ये इधर चला गया तो ये हो गया माइनस का x प्लस का 4 बराबर है 4, ये 4 उधर, ये x उधर चला गया 4 इधर आ गया, तो 0 बराबर x। तो आपकी x की वैल्यू 0 आ गई है। क्या ये बात आपको समझ आई? कुछ नहीं किया हमने, दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है ना तो उनके स्लोप का मल्टीपल -1 के बराबर होगा। मैंने इस ऊपर वाली लाइन का स्लोप निकाल लिया, वो आ गया आपका 1। जब 1 आ गया ना तो मैंने इन दोनों में से m1 की वैल्यू रख दी, m1 की वैल्यू रख दी 1,
तो m2 की वैल्यू -1 आ गई, इसका मतलब दूसरी लाइन का स्लोप -1 है। फिर दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लिया और -1 के बराबर करा और x की वैल्यू निकाल दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रेट लाइन 2x - 5y + 4 = 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये, देन a = अब की बार क्या किया, ये बता दिया गया है कि दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर पैरेलल हैं, पहले तो ये बताया गया है। अब ये जो लाइन है ना, इसकी तो इक्वेशन दे रखी है आपको कि 2x - 5y + 4 बराबर 0। इस नीचे वाली लाइन की दे रखी है आपको इक्वेशन, लेकिन इस जो एक इसके परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसके आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये तो है 1 और 5, और ये पॉइंट जो है ना, ये है a और 3। क्या बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन में दे रखा है दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक लाइन की इक्वेशन दे दी आपको और एक लाइन के आपको कोऑर्डिनेट दे दिए हैं। इस क्वेश्चन को निकालना बिल्कुल आसान है, दोनों के आप स्लोप निकाल लो। पहले मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूं, आप ये बताइए जिस लाइन की इक्वेशन दे रखी हो उसका स्लोप कैसे निकलेगा? उसका स्लोप निकलेगा -x का कोफिशिएंट डिवाइड में y का कोफिशिएंट, ये आपको याद होगा। तो -x का कोफिशिएंट है 2 और y का कोफिशिएंट है -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जो आपका m1 है ना, एक स्लोप है, वो आ गया आपका 2/5, ठीक हो गया। अब मैं दूसरा इस लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यही निकाल देता हूं m2। इसका स्लोप कैसे निकलेगा? y2 - y1, 3 में से 5 गए -2 डिवाइड में a -1, ये आ गया है इसका स्लोप। अब इन दोनों स्लोप की गुणा करूं तो किसके बराबर होता है? -1 के। क्यों? क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि m1 × m2 -1 के बराबर होना चाहिए। m1 की वैल्यू आई थी 2/5, m2 की वैल्यू आई है आपकी -2 बटे में a -1 और बराबर है आपका -1। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2 दूनी 4 बटे में a -1, ये 5 मैंने उधर भेज दिया, ये आ गया है 5। अब ये उधर चला गया, ये डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया आपका 4/5 बराबर है a -1, ये 1 आके जुड़ गया, तो ये हो गया 9/5 बराबर है a। तो a की वैल्यू आपकी 9/5 आ गई। कुछ नहीं किया, यहां से स्लोप निकाला, यहां से स्लोप निकाला, दोनों को गुणा करके -1 के बराबर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज सीखनी पड़ेगी, वो है आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसकी इक्वेशन एक तो है ये, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो कैसे लिखना है? देखिए, आपने एक बात ध्यान रखनी है कि y - y1 = स्लोप मल्टीपल x - x1, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन की एक और इक्वेशन है। यहां पर क्या है, अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हो और स्लोप दे रखा हो, वहां से आपने लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन होती है, ये आपने याद रखनी है। y - y1 बराबर m मतलब स्लोप x - x1। अब इसी से इस क्वेश्चन को निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है इफ इट्स स्लोप इज -3/7। इस लाइन का स्लोप ऑलरेडी दे दिया आपको -3/7, एंड इफ इट्स पासिस थ्रू द पॉइंट, आपने एक पॉइंट भी बता दिया आपको, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बता दिए आपको 5 और -2, तो आपने उसकी इक्वेशन बतानी है। देखिए, आपको एक लाइन के एक पॉइंट बता दिया और उसका स्लोप बता दिया। अगर यहां से आपने इक्वेशन बनानी है ना, तो इस फार्मूले से बनेगी। अब इसमें क्या है, y और x तो ऐसे कैसे रहेंगे, जो y1 और x1 है ना, ये वैल्यू है y1 और x1 की, पता ही होगा आपको। एक लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट होते हैं, पहले पॉइंट में होता है x1 x2,
सॉरी x1 और y1, और दूसरे में होते हैं x2 और y2। आपके पास x1 और y1 की वैल्यू है और m की वैल्यू है, वो इसमें पुट कर दे बस। y एज इट इज, माइनस y1 है आपका माइनस का 2, तो ये प्लस का हो गया। m की वैल्यू है माइनस का 3/7, x एज इट इज, माइनस x1 है आपका 5। ये है आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, समझ आ गई होगी आपको। अब इसकी बस इसको हल कर दीजिए, 7 ही तरह के गुणा हो गया, 7y प्लस में 14 बराबर है माइनस के 3x और प्लस के 15। ये 3x इधर आया प्लस का हो गया, 3x प्लस 7y, ये 14 उधर गया 15 में से घट गया 1। ये आ गया आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। देखो इसी तरीके से हम इसको लिख रहे हैं, इक्वेशन यही है स्ट्रेट लाइन की। लेकिन अगर आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो और एक स्लोप दे रखा हो, तो इस फार्मूले से आप इक्वेशन बना सकते हो। ये आ गया आपका 3x प्लस 7y बराबर 1, 3x प्लस 7y बराबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भैया थोड़ी सी एडवांस क्लास है, ये स्पेशल जो आपका एस्टेट टीजीटी मैथ है ना, इसमें यहाँ से आगे क्वेश्चन उसी में ही आएंगे। अगर आप सिर्फ पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से छोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको एक लाइन की इक्वेशन ही निकालनी है। हैविंग स्लोप, उसका स्लोप दे रखा है आपको, m दे रखा है माइनस का 1/3, एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू 6। अब यहां पर एक चीज और सीखनी है आपने। जब मैंने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आपको स्लोप निकालना सिखाया था, तो मैंने क्या बताया था कि यहां पर आप y की वैल्यू निकाल लो। यहां पर y की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर y की वैल्यू आएगी आपकी माइनस का a/b x प्लस सी, यही आएगा ना, मैं थोड़ी देर पहले बताया भी था। अब ये माइनस का a/b क्या है, मैंने बताया था यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो होता है ना, वो आपका स्लोप होता है। और हम स्लोप को किससे दिखाते हैं, स्लोप को दिखाते हैं हम m से। इसका मतलब y बराबर है mx प्लस सी, हम इसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। मैंने क्या किया, पहले आपको सिखाया था इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालना, और स्लोप इसमें क्या था, माइनस का b/a। ये स्लोप था, इसकी जगह मैंने m रख दिया बस। अब ये स्लोप फॉर्म ऑफ ये स्लोप फॉर्म है एक लाइन का। अब यहाँ पर क्या क्या है, y है आपको पता है, x है वो भी पता है, m यहाँ पर स्लोप है। अब c क्या है, c है इंटरसेप्ट पॉइंट तो y एक्सिस। ये आपका इस तरीके से ग्राफ होता है ना, ये लाइन जो है ना स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से y एक्सिस पर कितनी दूरी पर काट रही है, इसी को हम c बोलते हैं। अगर आपको यहां से इक्वेशन बनानी है ना, बहुत जल्दी बनेगी। देखिए y बराबर है m की वैल्यू है माइनस का 1/3, x एज इट इज, c है कि y को कितनी दूरी पर काट रखा है, 6 पर काट रखा है, बस ये 6 यहां रख देंगे। 3 से पूरी इक्वेशन को गुणा कर दिया, 3y बराबर है माइनस का x और प्लस का 18। ये इधर आ गया x प्लस 3y बराबर 18। ये आ गया आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये आपको समझ आया। इससे पहले एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक और बताई थी मैंने, यहां पर अब एक और लिखवाई है, बस ये आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड के इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू, ये लाइन दूसरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है और आपने के की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन मैंने आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिया है, कुछ नहीं है। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। दोनों का स्लोप निकाल लें, आपस में गुणा करें, -1 के बराबर करें तो k की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन को हल करके आप कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए लाइन कट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट -30 एंड y एक्सिस एट पॉइंट 06। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब एक तीसरी चीज एक और भी सीखने की है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। देखिए ये है आपका एक ग्राफ, यहां पर एक लाइन है इस तरीके से, ये x एक्सिस को भी काट रही है और y एक्सिस को भी काट रही है। ये यहां पर y एक्सिस को काट रही है, तो ये दूरी होगी आपकी y। ये यहां पर x को काट रही है तो ये दूरी होगी आपकी x। अगर आपको एक इक्वेशन बनानी है इसकी, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो,
कि x बटे में a प्लस में y बटे में b बराबर होता है ये 1। ये होती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। अगर एक लाइन x अक्ष को भी काट रही है और y अक्ष को भी काट रही है तो वहां पर क्या होगा, x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इक्वल्स टू 1 होता है। अब क्वेश्चन में बताया गया एक लाइन पहले x अक्ष को काट रही है -3 और 0। -3 और 0 का मतलब क्या है, यहां पर ये वैल्यू आपकी a की है तो मैंने रखा x अक्ष को कितने पे काट रही है, -3 पर, प्लस में y अक्ष को काट रही है 6 पर और बराबर होता है ये 1। अगर एक लाइन x अक्ष को भी काट रही है और y अक्ष को भी काट रही है और वो आपको पॉइंट बता दिए कितने पे काट रही है, ये आपका x अक्ष पे एक पॉइंट है -3 और 0, इससे आप क्या समझोगे, मैंने पिछली क्लास में बताया था इस x अक्ष पे y 0 होता है तो y को तो छोड़ दीजिए आप। अब x यहां पर कितना है, कितनी दूरी पर काट रखा है, -3 पर काट रखा है, इसका मतलब ये a की वैल्यू है। अब y एक्सिस पर काटा 0 और 6, तो आपको पता है y एक्सिस पर x तो 0 होता है तो x को तो छोड़ दीजिए, तो y पर कितने पे काटा है, 6 पे काटा है तो ये b की वैल्यू है। तो x बटे में -3 प्लस में y बटे में 6 बराबर 1 के। अब इसको पूरी इक्वेशन को 6 से भाग कर दिया, सॉरी 6 से गुणा कर दिया। इसको अगर मैं 6 से गुणा कर रहा हूं तो माइनस का 2x, इसको 6 से गुणा कर रहा हूं y, इसको 6 से गुणा कर रहा हूं 6, ये उधर चला गया, y बराबर आ गया आपका 2x प्लस में 6। ये आंसर आ गया आपका। ये थोड़ा सा याद करने के लिए ज्यादा चीजें हैं इसमें, मैं एक बार लास्ट में लिख के बताऊंगा आपने क्या क्या याद करना है। देखिए ये है, अगर कोई एक लाइन x और y को दोनों को काट रही है तो x डिवाइड में a प्लस में y डिवाइड बाई b इक्वल्स टू 1 होता है। अब ये कैसे आया है अगले क्वेश्चन में आप समझोगे, पहले अगला क्वेश्चन करते हैं फिर समझोगे आप। What is the equation of line which intercept x axis और y axis? तुरंत आपने समझ लेना है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो x axis को भी काट रही है और y axis को भी काट रही है। x axis को जितने भी काट रही है वो a की वैल्यू है, y axis पे जितने को काट रही है वो b की वैल्यू है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक लाइन की ये x axis को कितने पे काट रही है, x एक्सिस को काट रही है 3/4, तो मैं लिखूंगा 3, इसके बटे में 4 रखूंगा तो ऊपर चला जाएगा। y एक्सिस को काट रही है -2/3, तो -2 और 3 चला गया ऊपर और ये बराबर होता है 1 के। बस इस लाइन की इक्वेशन ही बनानी है, वो यहां से बन जाएगी। मैंने 6 से इस पूरी इक्वेशन को गुणा कर दिया, इसको 6 से गुणा किया तो 8x, इसको 6 से गुणा किया -9y और बराबर है 6। ये आपकी इक्वेशन आ गई है 8x - 9y बराबर है 6। अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द लाइन। अब ये दो क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एक बार आपको डिटेल से फार्मूला बता देता हूं। देखिए इस तरीके से एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है आपको 12x प्लस में 6 बराबर है 5y माइनस में 2। सबसे पहले इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। ये हो गया 12x प्लस में 12 6 72, 5y माइनस 10, सब कुछ इधर लेके आए तो 12x माइनस का 5y प्लस का 82 बराबर है 0। पहले हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बिल्कुल सही बनाई इसमें से। अब 1 मिनट के लिए इसको भूल जाइए आप, एक्चुअल में आपको ये दे रखा था, ये मैं यहां लिख रहा हूं 12x माइनस 5y प्लस में 82 बराबर है 0। अब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, यहां पर इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 और 1। अब आपसे पूछा है कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस आपको बताना है। अब ये डिस्टेंस हम कैसे बताएंगे, इसके लिए आपका एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू मोड के अंदर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 डिवाइड में अंडर रूट a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये इस लाइन की इक्वेशन एज इट इज लिखी हुई है, बस कुछ नहीं। ऊपर तो इस लाइन की इक्वेशन, नीचे इसके कोफिशिएंट ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, बस इस तरीके से इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। अब ये जो पॉइंट है इसका आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना तो यहां पर x और y की वैल्यू आपने ये रखनी है। अब रखिए एक बार के लिए, सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं एक बार यहां इसकी जगह। ये है आपका 12x माइनस में 5y प्लस का 82 बराबर है 0 और बटे में a की पावर 2 और b की पावर 2। a है आपका 12 की पावर 2 प्लस में 5 की पावर 2। अब ये कहोगे आपकी भाई ये माइनस का 5 है, भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के 5 का भी आप वर्क करोगे तो वो प्लस का ही होगा और बाहर लगा हुआ है मोड। अब आपने क्या करना है, यहां पर x और y की वैल्यू पुट करनी है। वो क्या है, ये पॉइंट, ये x है और ये y है। अब x की वैल्यू रखी मैंने यहां -1 गुणा में 12 तो ये आ गया आपका माइनस का 12। माइनस का 5 y की वैल्यू है 1 तो 5 एकम 5 यानी कि माइनस का 5 प्लस का 82 और ये सॉरी मैंने 0 तो वैसे ही लिख दी भाई, 0 नहीं लिखनी होती है, सॉरी। ये लीजिए, ठीक है। अब डिवाइड में, अब इसको देख के ही आपको सॉल्यूशन पता लग गया होगा, मैंने आपको ट्रिपलेट याद करा रखी हैं। अगर इनका वर्क करके इसको हल करोगे ना तो यहां से निकल के आएगा आपका 13। अब इसको अगर मैं ऊपर वाले को हल करूं, 82 में से 17 घटाऊंगा तो आपके 65 आ जाएंगे। 65 बटे 13 ये आ गया है आपका 5 और इसका आंसर है 5 यूनिट। कुछ नहीं किया मैंने, इस लाइन पर, लाइन के ऊपर एक पॉइंट था, उस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना था। तो ये लाइन ऐसी की ऐसी और डिवाइड में इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब क्या किया, यहां पर x और y की वैल्यू पुट कर दी और आपने हल कर दिया। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका, इसको और देखिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच डिस्टेंस निकालना है आपने। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप दो लाइनों के बीच डिस्टेंस निकाल रहे हो ना तो वो दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, आपकी एक लाइन है 3x प्लस 4y बराबर 9, दूसरी लाइन है आपकी 6x प्लस में 8y बराबर है 15। जो लाइनें पैरेलल होती है ना उनके x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट बराबर होते हैं। वो कैसे है, आपको मैंने बताया था, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे में b2। याद है आपको, इसका मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। अगर यहां पर इन दो लाइनों के बीच का आपसे डिस्टेंस पूछा गया है ना तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर ये तो बराबर नहीं है। ये बराबर हैं, बस इस नीचे वाले लाइन को आपने 2 से डिवाइड करना है। मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। मैंने इसको डिवाइड किया, 6 को 2 से भाग किया तो ये आ गया है आपका 3। अगर मैंने इस 8 को 2 से भाग किया तो ये आ गया है आपका 4। अब देखिए x और y का कोफिशिएंट बराबर आ गया है। अब ये दो स्ट्रेट लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन दे रखी है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इनका अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना तो आपका फार्मूला रहेगा मोड के अंदर c2 माइनस c1 डिवाइड में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब c1 c2 क्या है, देखिए ये है आपके c1 c2 और ये है आपके a और b। देखिए a और b तो दोनों में सेम ही है, यहां भी 3 है यहां भी 4 है। c1 और c2 अलग है, c1 है 15 बटे 2 और c2 है आपका 9। तो आपने क्या करना है, c2 में से c1 घटाना है, 9 में से 7.5 घटाएंगे तो 1.5 आ जाएगा। डिवाइड में इन दोनों का वर्ग करके जोड़ना है, उसका वर्गमूल करना है। कहने का मतलब आप 3 का वर्ग करो, 4 का वर्ग करो, उसके ऊपर लगाओ वर्गमूल। इनको आप जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल करोगे आ जाएगा 5, तो यहां से आ गया है ये 5। तो 1.5 का मतलब डेसिमल हटा दिया मैंने, नीचे आ गया ये 15 बटे 50 हो गया आपका
5 से काट दिया, 5 3 15, 5 दाई 50। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी आ गई है आपकी 3/10। आपको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं है, पैरेलल लाइन के लिए बस ये फार्मूला याद रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही लिया है मैंने, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, लेकिन यहां पर क्या है, वो डिस्टेंस पहले ही दे रखा है आपको। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एक की इक्वेशन ये है, एक की इक्वेशन ये है, वो आपको ऑलरेडी दे रखा है डिस्टेंस 5/13। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां पर पहले ही a और b आपको बराबर दे रखे हैं। देखिए 5x माइनस 12y प्लस में 2 बराबर है 0। दूसरा है फिर आपका 5x माइनस 12y प्लस में k बराबर है 0। यहां पर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, दिख रहा है a और b दोनों बराबर हैं। तो डिस्टेंस निकालने का हमारा फार्मूला था मोड के अंदर c2 माइनस c1 डिवाइड में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बस इस फार्मूले में वैल्यू रखिए। आपका ये है c1 और ये है आपका c2, तो आपने करना है c2 माइनस c1, 2 माइनस k बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a है 5, 5 का स्क्वायर प्लस b है 12, 12 का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट, तो ये हो जाएगा 169 और 169 का वर्गमूल हटाएंगे तो ये आ जाएगा 13। तो नीचे आ गया आपका 13 और डिस्टेंस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था आपका 5/13। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये k इधर आया और ये 5 उधर चला गया। 2 माइनस k बराबर 5 था, तो ये k उधर चला गया प्लस का हो गया, ये 5 इधर आया तो माइनस का हो गया। तो k की वैल्यू आ गई आपकी -3 और ये आपका आंसर है। दोस्तों आपके कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे करा दिए हैं 3 क्लासेज में। अगर आपने तीनों क्लासेज देख ली है ना तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए थे और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू दोस्तों।